अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब चैनल, जैसे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के प्रोफाइल पर आज मैं उसी पुस्तक के साथ नमूदार हूँ जिस पुस्तक के बारे में मैंने करीब 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले सूचना दी थी या बताया था। उस पुस्तक का नाम है मैया दास की माड़ी। इस पुस्तक के लेखक हैं भीष्म साहनी। इस पुस्तक को मैंने लगभग 3 महीने तक अनवरत पढ़ के पूरा किया है। इस पुस्तक के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं एक थोड़ी सी भूमिका बांध दूँ। भूमिका ये है कि जब हमसे किसी साहित्यकार के बारे में या भारत के साहित्यिक जगत के बारे में अगर पूछा जाए तो हमारे ज़हन में सबसे पहले प्रेमचंद का नाम आता है, हमारे ज़हन में सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है, रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, महादेवी वर्मा का नाम आता है। इसके अलावा और भी 1-2 साहित्यकारों का नाम तुरंत तो याद आता है, लेकिन भीष्म साहनी उस नाम में बहुत पीछे छूट जाते हैं और ये मेरे साथ भी था। लेकिन जब मैंने भीष्म साहनी की 1-2 किताबें पढ़ी तो मुझे यह समझ में आया भीष्म साहनी भी हिंदी साहित्यकार के अग्रिम पंक्ति के लेखक हैं। वे एक कुशल उपन्यासकार थे और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन उनका नाम ज़हन में तुरंत नहीं आता है क्योंकि वे शायद प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा के समतुल्य नहीं रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने उनकी 2 किताबें पढ़ी हैं, 2 उपन्यास पढ़े हैं, तो उसके आधार पर मैं यह बात पूरी तटस्थता के साथ कह सकता हूँ कि उनके लेखन में, उनके लिखावट में उतनी ही मजबूती थी, उतनी ही साहित्यिक कौशल था जितनी प्रेमचंद के लेखनी में रही होगी या फिर जितनी रामधारी सिंह दिनकर के लेखनी में रही होगी। आज मैं उनकी एक प्रमुख किताब मैया दास की माड़ी के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूँ। भीष्म साहनी की ये मैंने दूसरी किताब पढ़ी है या दूसरा उपन्यास है जिसे मैंने पूरा पढ़ा है। पहला उपन्यास मैंने पढ़ा था तमस, वह भी एक लाजवाब उपन्यास रहा था और मैया दास की माड़ी भी एक लाजवाब उपन्यास है। इसे पढ़ने में मुझे लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। इसके पीछे कारण यह है कि इस किताब में मटेरियल इतना मजबूत है, इस किताब में कंटेंट इतना तगड़ा है कि इसे महीने भर में या 15 दिन में पढ़कर समाप्त कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस किताब में भाषा बहुत मजबूत है, इसकी कहानी बहुत मजबूत है, इससे निकलने वाली भावना भी बहुत प्रखर है। और जब किसी उपन्यास की कहानी और उसकी भावनाएं, उसके भाषाई पक्ष इतने मजबूत हो तो तुरंत करके पढ़ पाना संभव नहीं होता और ना पढ़ना चाहिए, उसे पूरा वक्त दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे थाल में कभी कभी सुस्वादु भोजन या व्यंजन आ जाता है तो उसे पूरा स्वाद लेकर ही उसे खाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी भी साहित्यिक किताब को या किसी उपन्यास को जब वह लगे कि बहुत अच्छा है तो उसे पूरा समय मिलना ही चाहिए। इस पुस्तक में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कई जगह पे कई तरह की चीज़ों का आभास हुआ। जैसे एक जगह इसमें भीष्म साहनी ने वर्णन किया है एक विवाह का, एक बारात का। उसमें विवाह का वर्णन इतना ही जीवंत रूप से किया है कि लगता है कि वह विवाह का या बारात की घटना हमारे आंखों के सामने चल रही है। एक जगह उन्होंने युद्ध की घटना का वर्णन किया है, लाम का वर्णन किया है। तो मुझे पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं उस लाम के बीच से होकर गुजर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं और मैं भी उनके बीच का एक हिस्सा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ गोली चल रही है, कहाँ मारे काटे जा रहे हैं, कहाँ तलवारें चल रही हैं, कहाँ किस ओर से दुश्मन की फौजें आपस में लड़ रही है और भगदड़ मची हुई है। एक जगह है भीष्म साहनी ने एक पागल लड़के का सचित्र वर्णन किया है। तो पढ़ते हुए मुझे एक किसी भी गली में गुजरते हुए पागल व्यक्ति का रूप जीवंत हो उठता है कि पागल व्यक्ति कैसा होता है। उसके मुंह से दोनों तरफ लार गिरते रहते हैं, वह डगमग करके चलता है, उसके हाथ में लाठी रहती है, वह आमने सामने इर्द गिर्द आसपास जाते हुए लोग डरते हैं कहीं वह लाठी ना मार दे, लेकिन वह निर्बुद्धि में
ना तो वह लाठी चला पाता है, ना तो वह लाठी का अपने लिए सहारा ले पाता है। तो इन 3-4 घटनाओं का इतना सचित्र वर्णन किया है भीष्म साहनी ने कि उसे पढ़ के लगता है कि हाँ, साहित्य की एक विधा है जिससे मनोरंजन भी मिल पाता है, जिससे ज्ञान भी मिल पाता है और जिससे सकारात्मक ढंग से समय भी अच्छा कट जाता है। इसकी कहानी कुल मिलाकर ये है कि एक पंजाब के किसी एक कस्बे की कहानी का जिक्र किया गया है मैयादास की माड़ी की किताब में। यह उस समय की कहानी है जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे धीरे धीरे आगमन हो रहा था। अंग्रेज़ अपना प्रभाव धीरे धीरे जमा रहे थे। तो पंजाब में सिख शासन हुआ करता था, सिखों की अमलदारी हुआ करती थी। तो सिखों की अमलदारी के पृष्ठभूमि में एक गांव का एक वर्णन किया गया है, एक कस्बे का वर्णन किया गया है और उस परिवेश में अंग्रेजी शासन कैसे अपना प्रभाव जमाता है, अंग्रेजी शासन धीरे धीरे कैसे पंजाब में अपना प्रभाव जमाता है और सिखों का शासन समाप्त करके अंग्रेज़ों का प्रभाव वहाँ जम जाता है और धीरे धीरे पहले जो व्यवस्था थी सिखों की, वह व्यवस्था पूरी तरह से नेस्तनाबूद होकर अंग्रेज़ों की एक नई व्यवस्था लागू हो जाती है। उसी की पृष्ठभूमि में, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह इस किताब की कहानी लिखी गई है। और किताब का शीर्षक जैसा कि है मैयादास की माड़ी। तो मैयादास वहाँ का एक ज़मींदार हुआ करता था और माड़ी उसके हवेली का नाम है। तो इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़कर इस किताब का टाइटल दिया गया है, इस किताब का शीर्षक दिया गया है और इस शीर्षक का नाम है मैयादास की माड़ी। तो मैयादास की माड़ी एक अद्भुत किताब है, एक बेहतरीन किताब है जो शायद हिंदी के बहुत सारे पाठकों को पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैंने इसे पढ़ा है तो मैं इसके बारे में मुखर रूप से, निष्पक्ष रूप से यह कह सकता हूँ कि यह एक बेहतरीन किताब है। और जब किसी की खोज एक साहित्यिक किताब की तरफ जाने लगे तो मेरी बात आंख मूंद कर माननी चाहिए उस व्यक्ति को कि इस किताब को खरीदे और इस किताब को तल्लीनता से पढ़े। तो उसमें आनंद भी मिलेगा और इसमें कुछ जानकारी भी मिलेगी और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक भाव भी जीवंत हो उठेंगे। इस किताब में एक जगह है रेलगाड़ी का वर्णन भी किया गया है। जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ जम जाता है और पंजाब के उस कस्बे में नई नई रेलगाड़ी आती है तो लोगों को एक अजूबा सा लगता है, लोगों को एक अचंभा सा लगता है। तो नई नई रेलगाड़ी आती है तो लोगों के मन में ऐसा लगता है कि दूर पटरियों के बीच से कोई दानव छटपटाता हुआ आ रहा है गांव के ओर, कस्बे की ओर, और उन्हें कुछ अजूबा सा लगता है। फिर वो उस गाड़ी से हैबिचुअल हो जाते हैं। बाद में उस रेलगाड़ी वहाँ आती जाती रहती है। तो उस रेलगाड़ी के शुरू होने और उस रेलगाड़ी के उस कस्बे के लोगों के बीच हैबिचुअल होने के बीच के जो 6-7 पन्नों में कहानी गढ़ी गई है और जो बात बताई गई है वह बात पढ़ने योग्य है, वह बात उससे कुछ सीखने योग्य मुझे लगता है, ऐसा है। तो यह एक अच्छी किताब है और इस किताब को पढ़ के मुझे लगता है आपके पैसे और आपका समय जाया नहीं जाएगा। जय हिंद।